नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का न्यू अतुल्य एकेडमी के ऑफिशियल पर। आज हम जानने वाले हैं जेआरएफ और नेट के बारे में। क्या होता है जेआरएफ, क्या होता है नेट, ये जेआरएफ का कट ऑफ क्या जाता है, इसकी एग्जाम कौन लेता है, सिलेबस क्या होता है, कितने अंक लाना चाहिए हमें, कौन सी डिग्री होना चाहिए, इन सभी चीजों के ऊपर हम विस्तार से जानकारी आपको देने वाले हैं। तो आइएगा दोस्तों, सबसे पहले हम यहां पर जानते हैं क्या कि नेट क्या होता है। नेट का पूरा जो फुल फॉर्म होता है साथियों, उसकी हम बात करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट इसका पूरा फुल फॉर्म होता है। नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट इसका पूरा फुल फॉर्म होता है। यह एक सर्टिफिकेट होता है जिसके माध्यम से अभ्यर्थी किसी भी सरकारी और गैर सरकारी यूनिवर्सिटी में सहायक प्रोफेसर के लिए योग्य होता है। मतलब यह कहना चाह रहा है साथियों कि जो नेट एक प्रकार से प्रमाण पत्र होता है, सर्टिफिकेट होता है। अगर आप नेट क्वालिफाई करते हो तो उस नेट क्वालिफाई प्रमाण पत्र के माध्यम से आप किसी भी केंद्रीय या सरकारी यूनिवर्सिटी में या प्राइवेट यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे नियुक्त हो सकते हो, अगर आपके पास नेट क्वालिफाई है तो। उसके बाद साथ ही यहां पर देखिएगा कि एनटीए और सीएसआईआर द्वारा एग्जाम होती है नेट की, ये वाली। अब ये समझ में ये नहीं आता है साथियों कि एनटीए क्या है भैया, एनटीए क्या है, इसको समझना पड़ेगा आपको यहां पर। ये तो नेशनल टेस्ट एजेंसी फुल फॉर्म होता है, इस पूरा एनटीए का फुल फॉर्म होता है। अब एनटीए का काम ये होता है कि जो विद्यार्थी कला वर्ग का हो या जो विद्यार्थी वाणिज्य या कॉमर्स कहते हैं इसको अपन, कॉमर्स वर्ग का हो और वह नेट की प्रिपरेशन, अगर वो नेट की एग्जाम देना चाहता है तो उस नेट की एग्जाम जो है कला वर्ग और कॉमर्स वर्ग के विद्यार्थियों की जो है एनटीए द्वारा इसकी एग्जाम होती है नेट की। उसके बाद में सीएसआईआर जो है, इसके बारे में समझते हैं साथियों। तो सीएसआईआर जो है वो काम ये होता है कि जो विद्यार्थी विज्ञान वर्ग के होते हैं उनकी एग्जाम कराने का, नेट की एग्जाम जो होती है वो सीएसआईआर द्वारा होती है। ये आप यहां पर ध्यान दीजिएगा। तो कला वर्ग और कॉमर्स वर्ग का जो विद्यार्थी होगा वो नेट की एग्जाम देता है, तो उस एग्जाम को लेने का कार्य जो है एनटीए का होता है। और सीएसआईआर का काम ये होता है कि विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों की नेट की एग्जाम करवाना। उसके बाद में यहां पर देखो दोस्तों, एनटीए द्वारा आर्ट्स वर्ग के लिए, या अपन ने पढ़ा या कला या वाणिज्य, सीएसआई द्वारा साइंस वर्ग के लिए नेट आयोजित की जाती है। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि भाई नेट क्वालिफाई कर लिया आपने, तो नेट क्वालिफाई करोगे तो आगे पीएचडी भी करना पड़ेगा आपको यहां पर। ये अब यहां पर समझना भैया कि जेआरएफ क्या होता है। जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप, इसका पूरा फुल फॉर्म होता है जेआरएफ का। जेआरएफ एक फेलोशिप प्रमाण पत्र होता है, मतलब एक स्कॉलरशिप प्रमाण पत्र होता है जिसमें अभ्यर्थी असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ साथ फेलोशिप भी योग्य माना जाता है। मतलब जेआरएफ क्वालिफाई करा तो उसके असिस्टेंट प्रोफेसर, मतलब अगर आप पीएचडी करते हो तो आपके नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है ना। अब यहां पर देखिएगा, जिसमें अभ्यर्थी असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ साथ फेलोशिप भी योग्य प्राप्त करता है, मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ साथ वह स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति भी प्राप्त करता है। यह फेलोशिप किसी केंद्रीय यूनिवर्सिटी में पीएचडी एडमिशन लेने पर मिलती है। अगर आपने जेआरएफ क्वालिफाई किया है और आपको पीएचडी करना है तो आपने कोई केंद्रीय गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए अप्लाई किया तो ही आपको सरकार जो है फेलोशिप या स्कॉलरशिप देगी। आगे बढ़ते हैं। नेट और जेआरएफ के लिए एक एग्जाम, वह एक ही पेपर होता है। ऐसा नहीं है कि साथियों नेट के लिए एक अलग एग्जाम होता है, ऐसा नहीं है। जेआरएफ के लिए एक अलग एग्जाम होता है, ऐसा नहीं है।
जब आप एग्जाम फॉर्म भरते हो तो एग्जाम फॉर्म भरते समय आपको दोनों ऑप्शन चूज करना है, दोनों ऑप्शन आपको क्लिक करना है। आपको आगे देखिएगा यहां पर इसमें कम कट ऑफ वाले अभ्यर्थी नेट क्वालिफाई होते हैं, जबकि ज्यादा अंक वाले कट ऑफ वाले अभ्यर्थी जेआरएफ होते हैं। मतलब सीधी सी बात ये कह रहा है कि जब नेट का एग्जाम आपने दिया मान लो, और उस नेट के एग्जाम में आपके अच्छे अंक है, तो आपके अच्छे अंक है तो आपको जेआरएफ क्वालिफाई कर देगा, और आपके नंबर थोड़े कम है तो आपको साथ ही क्या नेट क्वालिफाई कर देगा। आपको आगे बढ़ते हैं। फॉर्म भरते समय नेट जेआरएफ दोनों ऑप्शन एक साथ भर सकते हो। मतलब आप जब एग्जाम फॉर्म भरने जाओगे नेट का, तो उस समय जेआरएफ और नेट दोनों के ऑप्शन एक साथ आप चूज कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में यहां पर अब नेट और जेआरएफ के क्या फायदे होते हैं, बहुत अति महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको यहां पर देने वाला हूं साथियों, समझिएगा आप। यहां पर नेट जेआरएफ में अभ्यर्थी के प्राप्त अंकों में 10% का अंतर होता है। मतलब ये कह रहा हूं मैं, यहां पर कोई व्यक्ति नेट क्वालिफाई किया मान लीजिएगा, और यहां पर कोई व्यक्ति जेआरएफ क्वालिफाई किया, तो मान लीजिएगा इसके 70 नंबर है, मान लीजिएगा जेआरएफ क्वालिफाई करा, और इसके 60 नंबर है। दोनों में अंतर कितने का होगा? 10% का होगा। अगर आपके अच्छे नंबर है तो आपको जेआरएफ क्वालिफाई कर देगा, और आपके कम नंबर है तो आपको नेट क्वालिफाई कर देगा। मतलब दोनों में केवल 10 अंक का अंतर होता है। जेआरएफ होने के 3 साल के भीतर अभ्यर्थी को किसी भी केंद्रीय विश्वविद्यालय में पीएचडी हेतु एडमिशन लेना होता है। मतलब आपने जेआरएफ क्वालिफाई करा है, जेआरएफ क्वालिफाई करा आपने, तो जेआरएफ क्वालिफाई करा तो 3 साल के अंदर अंदर आपको कोई भी केंद्रीय विश्वविद्यालय में पीएचडी के लिए आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। अब पीएचडी करने से फायदा क्या होगा? आपके नाम के आगे भाई साहब डॉक्टर लग जाएगा। मतलब कि डॉक्टर आपके नाम के आगे शब्द लग जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तब उसे 5 साल तक फेलोशिप मिलती है, अन्यथा नहीं मिलेगी। अगर वो केंद्रीय विश्वविद्यालय में गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है जेआरएफ क्वालिफाई करने के बाद में, तो उसे सरकार स्कॉलरशिप देगी, अन्यथा नहीं देगी। जेआरएफ करने वाले अभ्यर्थी को प्रति माह फेलोशिप मिलती है, जो 3 साल तक जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप के रूप में, वह 2 वर्ष तक एसआर मतलब सीनियर रिसर्च फेलोशिप के रूप में मिलती है। मतलब जो स्कॉलरशिप मिलती है वह स्टार्टिंग के 3 साल जो है वह जूनियर रिसर्च फेलोशिप के रूप में मिलती है, और बाकी के 2 साल जो होते हैं वो सीनियर रिसर्च फेलोशिप के रूप में मिलती है। कुल 5 साल, मतलब कि 3 + 2 कितने हो गए हमारे पास? 5 साल। 5 साल तक अभ्यर्थी को लगभग 25 लाख रुपये मिलते हैं। मतलब जो 5 साल तक, 5 साल जो होता है, कुल 5 साल में इस व्यक्ति को पीएचडी करने के लिए सरकार 25 लाख रुपये देती है। तो बहुत बड़ी बात है मेरे साथियों पीएचडी करने के लिए। क्यों पीएचडी करते हैं भैया? किसी चीज में विशेष खोज या विशेष जानकारी, महारथी होना, है ना। और अगर आपने पीएचडी कर ली तो आपके नाम के आगे डॉक्टर लग जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में नेट, ये नेट की बात कर रहा है। नेट करने पर अभ्यर्थी किसी भी केंद्रीय विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के लिए योग्य होता है। साथ ही उसे किसी भी केंद्रीय विश्वविद्यालय में एडमिशन के लिए प्रवेश परीक्षा नहीं देना पड़ता है, सीधा वाइवा के आधार पर सिलेक्ट किया जाता है। अगर आपके पास नेट क्वालिफाई, अगर आपके पास नेट प्रमाण पत्र है, तो आप जो है किसी भी केंद्रीय विश्वविद्यालय में आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हो और उस पद के लिए आप नियुक्त हो सकते हो। पर आप जब आपको वहां पर बुलाया जाता है, आप जब अप्लाई करते हो तो आपको बुलाया जाता है, तो आपकी एग्जाम नहीं होती है, केवल आपसे वाइवा के तौर पे कुछ सवाल पूछने के बाद में आपको सीधा जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर आपको उस यूनिवर्सिटी में नियुक्त कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में अभ्यर्थी रिसर्च कर सकता है और जॉब कर सकता है, मतलब प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जॉब कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में यहां पर ये योग्यता, एलिजिबिलिटी, मतलब कि
जेआरएफ और नेट देने के लिए क्या क्या योग्यता होना चाहिए हमारे पास, वो आपको यहां पर बता रहा हूं मैं। नेट के लिए न्यूनतम योग्यता पीजी मास्टर्स, मतलब पीजी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन। जैसे आपने मान लीजिएगा भैया, आपने क्या करा कि जैसे 12वीं के बाद में आपने कोई डिग्री करी, मान लीजिएगा बीए करा आपने, फिर आपने मान लीजिएगा किसी ने बीएससी करा, मान लीजिएगा किसी ने भैया यहां पर क्या एमकॉम मान लीजिएगा दोस्तों, या फिर आप बीकॉम 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 दोस्तों यहां पर मान लीजिएगा ये आपने किया है। तो 12वीं के बाद जो भी डिग्री करते हो उसके बाद में आपको जो है पोस्ट ग्रेजुएशन करना पड़ता है, और वह एमए करना पड़ता है, एमए करना पड़ेगा आपको। अगर आपके पास एमए नहीं है तो आप उस नेट नहीं दे पाओगे। यहां पर पीजी कर रहा अभ्यर्थी भी नेट का फॉर्म भर सकता। अगर मान लीजिएगा आप जो है पोस्ट ग्रेजुएशन एमए कर रहे हो, अगर आप सेकंड सेम फर्स्ट ईयर में हो, अगर आप थर्ड ईयर में हो, सॉरी सेकंड ईयर में हो आप, या फिर थर्ड सेम में हो, तो आप उस नेट की एग्जाम के लिए जो है जेआरएफ और नेट के लिए आप फॉर्म भर सकते हो, रनिंग में भी आप भर सकते हो। लेकिन जेआरएफ क्वालिफाइड होने पर 3 साल के भीतर यूनिवर्सिटी में पीएचडी में एडमिशन लेना अनिवार्य है। अगर आपने जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया तो आपको 3 साल के अंदर अंदर पीएचडी के लिए आपको एडमिशन लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तभी उसे फेलोशिप मिलती है, तभी उसे स्कॉलरशिप मिलेगी भैया। नेट के लिए जनरल वर्ग हेतु पोस्ट ग्रेजुएशन में न्यूनतम 55%। अगर मान लीजिएगा कोई जनरल का छात्र या छात्र है, ठीक है, जनरल की बात कर रहा हूं दोस्तों यहां पर मैं, तो जनरल की जो विद्यार्थी अभ्यर्थी है उन्होंने मान लीजिएगा एमए करा, मान लीजिएगा उन्होंने एमए करा और एमए में जनरल विद्यार्थियों के 50% अंक है, तो वह नेट का फॉर्म नहीं भर पाएंगे। कितना होना चाहिए? 55% या 55% से ऊपर होगा तो ही आप फॉर्म भर पाओगे, अन्यथा फॉर्म नहीं भर पाओगे आप। वह अन्य वर्ग के लिए, मतलब एसटी एससी ओबीसी वर्ग के लिए 50% मार्क लाना अनिवार्य है, 50% लाना अनिवार्य है। आगे बढ़ते हैं, यहां पर देखिएगा आप, यहां पर ये आयु सीमा एज लिमिट क्या होगी। अगर आप जीआरएफ नेट करते हो तो उसकी आयु सीमा क्या होती है। नेट हेतु कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं होती है, नेट के लिए कोई आयु निर्धारित नहीं होती है आपकी, जबकि जीआरएफ के लिए, जीआरएफ में नियम होते हैं साथियों, एसटी एससी ओबीसी 35 वर्ष के अंदर अंदर, नॉन क्रिमिनल की बात कर रहा हूं मैं, इसके अंदर अंदर उम्र होना चाहिए। जनरल पुरुष की 30 वर्ष से अंदर, महिला कोई भी वर्ग की हो 35 वर्ष से अंदर, और पूर्व सैनिक 5 साल की छूट दी जाती है। अगर मान लो महिला कोई पूर्व सैनिक है, अगर कोई पुरुष है, तो उसमें आप जो है यहां पर 30 में 5 जोड़ दोगे तो 35 वर्ष तक की उसको छूट जो है दी जाती है, ठीक है। एलएलएम डिग्री वालों को 3 साल की छूट दी जाती है। आगे बढ़ते हैं, और फीस क्या होगी, तो जनरल के विद्यार्थियों के लिए 1000 रुपए फीस होगी इसकी, और ओबीसी के विद्यार्थियों के लिए 500 रुपए फीस है। एग्जाम फीस जो फॉर्म भरते हैं उसकी बात कर रहा हूं मैं। एसटी एससी, यहां पर एसटी एससी के लिए 250 रुपए फीस होगी साथियों। एग्जाम कब होगा, सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि एग्जाम कब होगा। एग्जाम जो है साल में 2 बार होता है, और साल में 6-6 माह के अंतराल में, या तो जून में होगा एक एग्जाम, या तो दिसंबर में होगा। तो यहां पर समझिएगा, एक जून में और एक दिसंबर में, मतलब साल के 2 बार, साल में 2 बार एग्जाम होता है ये वाला। आगे बढ़ते हैं, परीक्षा का प्रारूप क्या होता है, परीक्षा कैसे होती है, परीक्षा ऑफलाइन होती है क्या, ऑनलाइन होती है, कैसे होती है, उस पर भी हम यहां पर बात कर रहे हैं। तो कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन होता है, कंप्यूटर पे एग्जाम होगी, ऑनलाइन एग्जाम होती है। उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, क्वेश्चन जो आएंगे उसका आंसर देके आपको आगे बढ़ना होगा। फिर भाषा कौन सी होगी, उसमें पेपर आप दोगे तो उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों होता है, मतलब बाइलिंगुअल होता है। और पेपर 2 होते हैं साथियों, पेपर 2 होते हैं। पहला पेपर जो होगा वह 50 प्रश्न का होगा, परंतु अंक 100 होंगे। तो 50 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो 50 मतलब 100 अंक के हो गए आपके यहां पर। ये
दूसरा पेपर जो होगा वो 100 प्रश्न का होगा परंतु 200 अंक का होगा। तो एक क्वेश्चन जो है साथियों, एक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का होगा। तो 100 क्वेश्चन यहां पर होंगे तो 200 अंक का सेकंड पेपर आपका होगा, 200 अंक का होगा। और समय जो है वो 3 घंटे आपको समय दिया जाएगा और नो नेगेटिव मार्किंग होती है इसमें। आगे बढ़ते हैं उसके बाद में न्यूनतम अंक पास होना है आपको। अगर आपको नेट और जेआरएफ में पास होना है तो जनरल कैटेगरी में पेपर 1 और पेपर 2 में, जो पेपर 1 50 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो ये 100 अंक का होता है। और पेपर दूसरा जो होता है वो 100 क्वेश्चन जो होते हैं वो एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो 200 अंक हो गए ये वाले। तो इसमें पहले पेपर और दूसरे पेपर में जनरल वाले विद्यार्थियों को 40% अंक लाना होते हैं और SC ST OBC कैटेगरी को पेपर 1 और पेपर 2 में 35% अंक लाना अनिवार्य होते हैं। पाठ्यक्रम क्या होगा आपका भाई? पेपर 1 50 क्वेश्चन, पेपर 2 100 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन, मतलब 1.5 दूना 300 नंबर का पेपर होगा आपका। तो पेपर पहला जो होगा, पेपर पहला, वो पहला पेपर जो है यूजीसी नेट सिलेबस पेपर 1 परीक्षा में शामिल होने वाले सभी उम्मीदवारों के लिए अनिवार्य और समान पेपर होगा, समान पेपर होगा। पेपर एक में 10 सेक्शन होते हैं, मतलब कि 10 यूनिट होती है पहले पेपर में। 10 यूनिट में से एक यूनिट से 5 क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। तो 10 यूनिट से एक में 5, तो 10 में 50 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो 50 में गुणा कर दिया 2 का, तो 100 नंबर का पेपर हो गया आपका पहला वाला आपका। अगला आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। यूनिट मतलब 10 यूनिट जो होती है यूनिट 1 में शिक्षण योग्यता, यूनिट 2 में रिसर्च एप्टीट्यूड और यूनिट 3 में कॉम्प्रिहेंशन और नंबर यूनिट 4 में संसार, यूनिट 5 में मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड एंड यूनिट 6 में लॉजिकल रीजनिंग, यूनिट 7 में डाटा इंटरप्रिटेशन, यूनिट 8 में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, यूनिट 9 में नागरिक विकास और पर्यावरण, यूनिट 10 में उच्च शिक्षा प्रणाली। पेपर द्वितीय अभ्यर्थी द्वारा चयनित वह विषय जिसमें उसने पीजी किया हो, मतलब कि जिससे आपने एमए किया हो। मान लीजिएगा आपने ज्योग्राफी से एमए किया हो तो आपको सेकंड पेपर भी आपको ज्योग्राफी से मिलेगा, पूरे की पूरे 100 क्वेश्चन आपको जो है ज्योग्राफी के मिलेंगे आपको, ठीक है। और पहले में तो सबके लिए कॉमन होता है, लेकिन दूसरे पेपर के लिए अपने ऊपर रहता है कि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किससे करी है, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी किससे भी करी हो आपने, उसमें से आपको एक चूज करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं उसके बाद में यहाँ पर ये तो साथियों हमने यहाँ पर जो है आज जीआरएफ और नेट के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करिए। अगर आप पीएचडी करते हो तो आपके नाम के आगे डॉक्टर लग जाएगा साथियों, ठीक है। तो अगली मुलाकात करेंगे जल्द, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।